अभी तक जो पाठ हम लोग पढ़ रहे थे वो आपकी जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है क्षितिज, उससे पढ़ रहे थे। उसके पहले हमने व्याकरण पढ़ा था, व्याकरण के 2 चैप्टर। अब जो किताब आप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कृतिका। ये क्लास 10th में एक चलने वाली आपकी दूसरी बुक है जिसमें छोटी छोटी कुछ कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत हैं जिसको आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माता का अंचल। ये आंचल से ही अंचल बना है। आंचल तो सीमित है, लेकिन एक भावनात्मक रूप से यदि देखें तो क्या माँ का आंचल छोटा होता है? नहीं। हर बच्चे के लिए माँ एक ऐसी व्यक्ति है या एक ऐसा संबंध है जो कभी भी छोटे रूप में देखा नहीं जा सकता। एक बच्चे के लिए माँ की आवश्यकता के महत्व को यहाँ पर अच्छे रूप से स्पष्ट किया है लेखक ने, जिनका नाम है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में बिहार में हुआ था। इन्होंने अपने साहित्य में, मतलब जब इन्होंने साहित्य की रचना शुरू की तो उसमें उन्होंने देहाती दुनिया को चुना। कहने का मतलब इनको उन उपन्यासकारों में रखा जाता है जो ग्रामीण इलाके के जो परिवेश होते हैं, रहन सहन होता है, साज सजावट होती है, भावनाएं होती हैं, उसको अपने साहित्य में स्थान देते हैं। विशेषकर ये कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया, और इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया जो अपने समय की सबसे अच्छी पत्रिकाओं के रूप में मानी जाती थी, जैसे जागरण, जैसे मतवाला, जिसका संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी किया था। तो ऐसी पत्रिका, माधुरी भी एक ऐसी पत्रिका है जिसका संपादन प्रेमचंद के द्वारा भी किया गया। उस पत्रिका का भी संपादन कार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा किया गया। ये अपने समय के बहुत ही सम्मानित साहित्यकार रहे हैं। और जो कहानी आप आज पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी ही है, एक लंबी कहानी। और इसकी शैली क्या है, अगर कोई आपसे पूछे, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि शिवपूजन सहाय के द्वारा रचित जो पाठ आपके द्वारा पढ़ा गया माता का अंचल, इस पाठ की शैली क्या है, कहानी को लिखने का ढंग क्या है? तो आप लिखिएगा ये आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखा गया है। कहानी भी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक कहानी, आत्मकथ्यात्मक कहानी, ऐतिहासिक कहानी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आत्मकथ्यात्मक शैली का मतलब ये हुआ कि लेखक ने आत्म मतलब स्वयं, कथ्यात्मक मतलब कहने योग्य, अपने जीवन में जो कहने योग्य बातें थीं अपने बचपन की, उन्हीं कुछ बातों को लेकर इस कहानी की रचना की है। मतलब इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है भोलानाथ, और भोलानाथ लेखक के बचपन का नाम है। तो आत्मकथ्यात्मक मतलब क्या हुआ? लेखक ने अपने जीवन की घटनाओं का इसमें विवरण दिया है कहानी की तरह। जब वो बचपन में जिन क्रियाकलापों के साथ गुजरे थे, उन्हीं क्रियाकलापों को, उन्हीं रहन सहन के तरीकों को, उन्हीं परिवेशों को वो अपने इस कहानी में लिखते हैं। और क्या इसमें बताया गया है? ग्रामीण परिवेश का चित्रण दिखाया गया है। इसके लिए जो लेखक हैं उन्होंने सहज ठेठ भोजपुरी शब्दों का भी प्रयोग कहीं कहीं पर किया है। मतलब जो आम बोलचाल की भाषा गांव में होती है उसका प्रयोग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पाठ के माध्यम से केवल ग्रामीण परिवेश का चित्रण ही नहीं किया गया है, साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि गांव में रहने वाले लोग भावात्मक रूप से कितने धनी होते हैं, और साथ ही साथ वे आपस के संबंधों को निभाते हैं। वे बहुत ही सहजता और बिना किसी दिखावे के अपने जीवन को जीते हैं। जैसे ये सत्य ही कहा गया है कि जीवन में आप जितने झूठ बोलते हैं आपको उतनी ही बातें याद रखनी पड़ती हैं कि कहाँ कहाँ झूठ बोले थे, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। ये शहरी जीवन का एक सत्य है, लेकिन ग्रामीण जीवन में जिसका चित्रण लेखक के द्वारा किया गया है, कहानीकार के द्वारा किया गया है, उन्होंने यही बताया है कि वह जीवन बहुत ही सहज और सरल है। बिना किसी छलावे दिखावे के इस पूरे जीवन का चित्रण उन्होंने किया है। तो आइए पढ़ते हैं माता का अंचल, शिवपूजन सहाय। और क्यों है माता का अंचल? इस पाठ का नाम माता का अंचल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बच्चे के खेल कूद के बारे में तो बताया गया है कि बच्चा छोटा रहता है तो क्या क्या क्रियाकलाप करता है, कैसे खेलता है।
लेकिन माता किस प्रकार अपने बच्चे को प्रेम करती है, पिता किस प्रकार अपने पुत्र को दुलार करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं और माता को सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब एक बच्चे के जीवन में माँ की अहम भूमिका को दर्शाया गया है। तो आइए देखिए, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे तंग। मृदंग एक तरीके का वाद्य यंत्र है, आपको ये दक्षिण भारत में मिल जाएगा। जैसे ढोलक होता है वैसा ही वो देखने में होता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, अब इस बात से जो पहली लाइन ही लिख दी गई है लेखक के द्वारा, इससे ये पता चलता है कि पूरे गांव का वातावरण यहाँ पे चित्रित हो गया है कि जहाँ पे बच्चे रहते हैं, लड़कों का संग मतलब छोटे छोटे बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ मृदंग बजता है। मतलब क्या, वहाँ प्रसन्नता रहती है, खुशहाली रहती है, कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ पे बूढ़े लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे तहाँ खर्चे का तंग, वो अपने आय व्यय के बारे में बात करते हैं, अपनी आमदनी के बारे में बात करते हैं, अपने खर्चों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से तंगी का समय, आर्थिक तंगी के बारे में चर्चा करते हैं कि पैसा बच नहीं रहा है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का जीवन तो इन सब चीज़ों से, इन चिंताओं से रहित होता है। हमारे पिता, अब लेखक स्वयं के पिता के बारे में बात कर रहे हैं, भोलानाथ तिवारी। अभी इसमें आगे लिखा जाएगा भोलानाथ, भोलानाथ कई बार आप सुनिएगा, ये लेखक के ही बचपन का नाम का विवरण यहाँ दिया जाएगा। तो लेखक स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि हमारे पिता तड़के, तड़के मतलब बहुत ही सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। अब सुनो बेटा, इसमें क्या बताया गया है, किन किन जगह जगह पे जो देहाती भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, उन शब्दों को मैं आपको बतला रही हूँ। कभी कभी परीक्षाओं में उन शब्दों के प्रयोग करके और उनका अर्थ भी पूछ सकते हैं, इसलिए इनका जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए बता गया है कि निपट नहा कर मतलब फ्रेश होकर, वॉशरूम से आकर नहा धोकर वो पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। माता से केवल दूध तक का नाता था, मतलब क्या, छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे की परवरिश माता अपने दूध से करती है, बस वहीं तक का नाता था। और उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए वो, तो क्या बता रहे हैं कि पिता के साथ वो क्या करते थे, बैठक में सोया करते थे। अब बैठक क्या होता है, ड्राइंग रूम जो होता है, ठीक वैसे ही बैठक भी होता है। पुरुष वहाँ रहते थे और बाहर के गांव में ऐसा अभी भी होता है कि बाहर के आने जाने वाले लोग उस बैठक में बैठते हैं और जो घर का मुखिया होता है वो उसी स्थान पर अपना सोने वोने का कमरा बना लेता है। अब क्या बता रहा है कि किस तरीके से नहा धुला कर मैं उन्हीं के साथ सोता था, उन्हीं के साथ नहाता था, और वो मुझे तिलक लगा देने के लिए, मतलब पूजा करने के बाद एक छोटा टीका जो लगाते हैं हम, एक तिलक लगाने के लिए दिक करना मतलब जिद करना, हट करते थे कि मुझे भी तिलक लगा दीजिए। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार, लीलार मतलब माथा, ठीक है, और त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब 3 उंगलियों वाला जो तिलक होता है उसको त्रिपुंड बोलते हैं। कर देते थे मतलब लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, खुलती थी मतलब अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, बच्चा छोटा है, मुंडन नहीं हुआ तो उसके पहले लंबे लंबे बाल होते हैं बच्चों के। भभूत रमाने से हम खासे बमभोला बन जाते थे। रमाने से मतलब लगा लेने से। भभूत का टीका जब मैं लगा लेता था लेखक के अनुसार तो बम भोला बन जाते थे, मतलब शंकर भगवान की तरह दिखने लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। बच्चे जो है अपना चेहरा देखते रहते हैं। छोटे बच्चों को देखोगे और बताओगे कि देखो आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो वो कहते हैं कि मुझे भी आईना दीजिए देखने के लिए। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि मैं जब, वो तो पूजा करते थे उनके पिता, लेकिन ये तो क्या करते थे, एक तरीके की बदमाशी ही है कि बगल में बैठकर वो अपना मुंह शीशे में देखा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। बचपन में एक होता है ना, स्वप्रेम बोलते हैं इसको, जब आप मनोविज्ञान पढ़िएगा तो इसको बोलते हैं स्वप्रेम। एक ऐसा शब्द उसमें आता है जिसमें बच्चा जो छोटा रहता है तो उसको अपने आप से बड़ा प्रेम रहता है, अपने शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों से, चेहरे से, आँख से, कि वो सुंदर दिख रहा है कि नहीं।
तो बार बार वो अपना चेहरा क्यों देख रहा है शीशे में? क्योंकि देखना चाहता है कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद हम राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाते लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। पछाड़ देना, हरा देते थे। और क्या बता रहे हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके पास राम नाम की बही मतलब एक छोटी पुस्तक होती है, कॉपी होती है, उस पर वो राम नाम लिखते हैं पूरे मन से ईश्वर को याद करते हुए। और आटे की गोलियां खिलाने से पहले उनको राम नाम के जो कागज है उनमें लपेटने का यही औचित्य था कि ईश्वर के नाम पर परोपकार का काम कर रहे हैं, पशु पक्षियों जंतुओं को खिलाने का काम कर रहे हैं। विराजमान होना मतलब क्या? बैठे रहते थे, सुशोभित होते थे। लेखक जो है वो अपने पिता के कंधे पर बैठकर गंगा घाट जाता था, वहाँ मछलियों को खाना उनके साथ खिलाते थे। वो बीच में वो झूला झुलाते थे उनको आम के बगीचे में। फिर क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से वो उनसे कुश्ती लड़ते थे। और छोटे बच्चों के साथ कुश्ती जब लोग लड़ते हैं तो क्या करते हैं, जानबूझकर हार जाते हैं, बच्चों को ये दर्शाने के लिए तुम तो बहुत मजबूत हो, ठीक है। यह उतान पड़ जाते। उतान मतलब क्या? पीठ के बल लेट जाना। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। मतलब क्या? बच्चे को प्यार करना। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब हम दाहिने का मीठा चुम्मा देने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। मतलब क्या बता रहे हैं लेखक? जब उनके पिता उनको तंग करते थे तो वो भी उनको तंग करने का काम करते थे। इस पर पिता जो है छोटे बच्चे को बहकाने के लिए झूठ मूठ कर रोते और बच्चा समझता कि पिता सच में रो रहे हैं, मुझसे हार गए, और वो खुश होता। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठ जाते। पर चौके मतलब क्या? पहले रसोई में ही खाना खाते थे लोग। एक आसन जमीन पर बिछाया जाता था, उस पर बैठ जाते और एक छोटा ऊंचा पीढ़ा होता, मतलब लकड़ी का बना हुआ एक पीढ़ा होता, एक टुकड़ा होता टेबल नुमा, छोटा टेबल नुमा, जिस पर वो खाना रखकर खाते थे, ठीक है। उसी को चौके बोला गया है। चौके पर खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस मतलब गाय का दूध और भात मतलब चावल, सान कर मतलब मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। अफर जाते मतलब अब नहीं खाना, पेट भर गया, ऐसा करके बच्चा जब उठने लगता है तो देखो अब यहाँ पे माँ के महत्व को दर्शाया गया है। तब माँ जो है वो क्या करती है, उसको लगता है कि पिता को तो खिलाना ही नहीं आता, जब तक मेरे हाथ से बच्चा 2 कौर न खा ले तब तक उसका पेट कैसे भरेगा, मुझसे अच्छा तो कोई खिलाता ही नहीं है। ये हर माँ का स्वभाव होता है, ठीक है। ये माँ के मनोवैज्ञानिक महत्व को, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को यहाँ पर लेखक ने दिखाया है। तो वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं। 4-4 दाने मतलब क्या? बहुत ही छोटा छोटा कौर निमाला बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गया। आपको खिलाने का ढंग ही नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, मतलब बड़ा बड़ा कौर खिलाना चाहिए, ताकि अगर बच्चा 4 कौर भी खा ले तो उसका पेट भर जाए, ठीक है, वो ज़्यादा खाना खा सके। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का मतलब होता है स्थान। यदि तुम खा पीकर हृष्ट पुष्ट नहीं बनोगे, स्वस्थ नहीं बनोगे, मजबूत नहीं बनोगे, तो दुनिया में कैसे अपना नाम कमाओगे, कैसे दुनिया में रह पाओगे। यह माँ जो है एक छोटी सी लोकोक्ति कह लें या कह लें एक छोटी कविता बोलती है बच्चे के सामने, देखिए मैं खिलाती हूँ। फिर उनकी माँ जो लेखक की माँ है वो खिलाना शुरू करती हैं। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द, पुरुष। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। महतारी मतलब माँ। महतारी, मर्दुए, ये सब शब्द आप देख रहे हैं ना, ये सारी जो शब्द हैं
वो सब देशज शब्द हैं, गांव में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। यह कहावत थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनाटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब क्या, ये कबूतर का हिस्सा देते हैं लोग ना, ये कबूतर के हिस्से का, ये मैना के हिस्से का, ये पापा के मम्मी के हिस्से का, ऐसे खिलाया जाता है छोटे बच्चों को। तो यहाँ पे लेखक ने क्या कहा, उसकी वो जो कबूतर और मैना उड़ने की बात थी वो उड़ ही नहीं पाते, पहले ही लेखक उसको उड़ा जाता मतलब खा जाता था उसको और को, जब वो छोटे थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। राजा मतलब अच्छे बच्चे हो, तुम राजा बेटा हो नहीं बोलते हैं लोग, तो अब तुम जाकर खेल सकते हो, तुम्हारा पेट भर चुका है, अब तुम खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। नंग धड़ंग मतलब क्या, आधा ऊपर टी शर्ट पहना है, नीचे पैंट नहीं पहना है। बच्चों को गांव में ये सब नहीं देखना होता है, वो मिट्टी में खेलते हैं। और काठ का मतलब लकड़ी का घोड़ा, जिस पर बैठ कर वो खेलने के लिए बाहर निकल जाता था अन्य बच्चों के साथ। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ कर खड़े होते। वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खांसी कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। मतलब माता अपने बच्चों को मालिश करती है, ठीक है, नहलाती धुलाती है, काजल का टीका लगाती, वो सारे क्रियाकलाप लेखक के साथ होते थे। लेकिन उस बीच लेखक रोता था तो पिता को ये अच्छा नहीं लगता था कि उनका बच्चा रोए। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हमारे अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हमजोलियों मतलब क्या, दोस्तों के साथ। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तमाशे मतलब बदमाशियाँ, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। चबूतरा मतलब क्या होता है, गांव में बाहर का जो हिस्सा होता है, घर के बाहर का जो हिस्सा होता है वो ऊंचा होता है और काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बच्चे खेल सकते हैं, लोग बैठते हैं, गांव के बाहर के लोग, अधिकतर पुरुष वर्ग, ठीक है। तो वो नाटक का एक कोना बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती। रंगमंच मतलब क्या, नाटक के परिदृश्य को दिखाने वाला स्थान, मतलब नाटक को दर्शाने वाला हिस्सा। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदवा तानकर, सरकंडे के खंभों पर एक घास होती है सरकंडा, जो देखने में गन्ने जैसी लगती है, पतले पतले लकड़ी उसकी होती है, उनको काट कर, ठीक है, उनको खंभों के आकार में बनाकर, मतलब चार तरफ उसको गाड़ कर, और उस पर कागज का चंदवा मतलब होता है जैसे तंबू तानना, जैसे शादियों में टेंट लगते हैं उसी तरीके का। तो वो कागज, बच्चे थे जो कि, तो छोटा एक चंदवा मतलब तंबू बना लेते थे वो, ठीक है। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बनते, मतलब मिट्टी का जो ढेला होता है उसका लड्डू बनता, पत्तों की पूड़ी कचौरी बनती, मतलब बच्चों का खेल है ये सब। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनती, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बनते, आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। ठिकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। अब ठिकरों मतलब क्या, छोटा छोटा जो मिट्टी का टुकड़ा होता है या फिर फूटा हुआ जो पत्थर होता है उसका वो लोग क्या बनाते थे, बटखरा बना देते। 100 ग्राम 500 ग्राम का जो होता है ना वजन, उसको बटखरा बोलते हैं गांव में। उसी को बच्चे जो उसको यूज़ करते थे। और छोटे छोटे जस्ते के जो टुकड़े होते, जस्ता एक पदार्थ होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों से उसको पैसा बनाते थे वो। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, बच्चे आपस में क्या बन जाते, एक दुकानदार बन जाते कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे खरीदार बन जाते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। मतलब अब मिठाई की दुकान बढ़ाना मतलब क्या, अब मिठाई की दुकान वाला खेल बंद हो गया। घरौंदा मतलब क्या, अब घर घर खेलने लगे बच्चे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, ठीक है। दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती, ठीक है। छोटी सी आचमनी होती है, वो कलछुल के आकार की होती है, आप अपने पूजा घर में उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो है एक नए प्रकार के घर बनाने का खेल खेलने लगते। पानी का घी बनता, धूल का पिसान, पिसान मतलब आटा,
और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। ज्योनार मतलब खाने के लिए जो दावत होती है उसका खाना तैयार करते थे, भोज के लिए जो खाना बनता है उसको ज्योनार बोलते हैं। हम ही लोग ज्योनार करते, हम ही लोग ज्योनार बैठती थी। मतलब क्या, हम ही लोग ज्योनार मतलब खाने के लिए दावत भी तैयार करते और हम ही लोग फिर करते कि हम किसी के घर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा अतिथि बन के भी जाते हम। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमने का मतलब होता है खाने के लिए, गांव में लोग बोलते हैं जीम लीजिए मतलब खा लीजिए। तो पिता भी खेल में हिस्सा लेते थे, जो भोलानाथ के जो पिता हैं, जो लेखक के पिता हैं, और वो भी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगते। उनको बैठते देख हम लोग हंसते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। मतलब बच्चे शर्मा जाते, एक बड़ा व्यक्ति आकर साथ में खेलने लगता तो घरौंदा बिगाड़ देते। मतलब अब घर घर वाला खेल वो खत्म करके बच्चे हंसते हुए भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। मतलब अपने बच्चे से पूछते कि अब दावत कब होगी। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तबूरा बजता, अमोले को घिस कर सहनाई बजाई जाती। अमोला क्या होता है, आम का उगता हुआ एक पौधा होता है। अमोला मतलब छोटा पौधा, ठीक है। उसको बीच उसके नीचे ना एक जिसकी जो बिया होता है, कोसली जिसको बोलते हैं गाँव में, उसी को घिस कर उसमें जब छेद जैसा हो जाता है तो उसको उस पर फूकने पर उसमें से ध्वनि निकलती है। उसी को बोला गया है कि उसको घिस कर सहनाई बजाई जाती है। मतलब सहनाई क्या, एक प्रकार की आवाज़ उसमें से निकलती, बच्चे उसको सहनाई का नाम दे देते कि हम सहनाई बजा रहे हैं। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। अब देखो चूहेदानी जिससे चूहा पकड़ा जाता है, वो जब खराब हो जाता तो उसमें बच्चे उसको पालकी बना लेते। मतलब जैसे किसी को बैठा कर ले जाते हैं। पालकी जो होती है वो पहले ज़माने में लोगों को यात्रा के लिए प्रयोग करते थे लोग। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। मतलब क्या, अब घोड़े पे नहीं बैठ सकते तो जो बकरी है उसी को घोड़ा बना लिया, बच्चे उसी पे बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पे पहुंचती। मतलब जो ऊंचा चबूतरा था वो एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर बारात के आने जाने का स्थान बन जाता था। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा जाता था। आंगन में, आंगन मतलब क्या, जो बीच का हिस्सा होता है घर का उसको आंगन बोलते हैं। कुल्हे का कलसा मतलब क्या, छोटा हुआ छोटा सा जो टूटा फूटा सा जो घड़े का हिस्सा होता है उसी को कलसे के रूप में रख देते थे। मतलब अब शादी होने जा रही है, गोबर लिप दिया गया, आम और केले से की टहनियों से पूरे मंडप को सजा देते थे वो, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं कि वहीं पहुंचकर बारात लौट आती थी। लौटने समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, खटोली मतलब बच्चों को सोने के लिए एक छोटा बेड होता है जिसको खटोली बोलते हैं गांव में। वो लकड़ियों से बनता है, लकड़ियों से, और साथ ही साथ उसमें जो है रस्सियाँ लगी होती हैं जिसको नेवार बोलते हैं गांव में, उससे वो बुना जाता है। और उसी छोटे खटोले पर लाल रंग का एक ओहार मतलब उड़ा देना, लाल रंग का कपड़ा उड़ा दिया जाता था और उसमें दुल्हन को चढ़ाकर, जो दुल्हन का पात्र निभा रही होती है जो बच्ची, उसको बिठाकर वो ले जाते थे। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते, निरखने लगते मतलब देखने लगते, निरखना मतलब देखना, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट आती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ारी पर चढ़ा कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चुक्कड़ मतलब क्या होता है, एक छोटा चुक्कड़ मतलब एक छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं, अभी आप लोग पुरुआ बोलते होंगे उसको, उसी को चुक्कड़ बोलते हैं। और उसमें एक गड़ारी बांध दी जाती है और दो बच्चों को तैयार किया जाता बैल के रूप में, और रस्सी बांधकर उनको गले में बैल के रूप में चराने का काम करते थे। मोट क्या होता है, मोट या रहट वो होता है जिससे पुराने ज़माने में तेल निकालने का काम किया जाता था, और रहट वो होता है जिससे कि गांव में पानी जाने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, ठीक है। बैल घूमता जाता था और पानी का बहाव, खेतों में एक नाली बना दी जाती थी, बैल के घूमने से कुएं से पानी निकलता था, कोई एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसकी सहायता से, और वो पानी खेतों में जाता था। फिर क्या बता रहे हैं, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते, ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाते। पटाए जाते मतलब क्या, पाट देना उसको, मतलब कि मिट्टी से ढक देना।
फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में कई किया बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में बई मतलब बोना, कियारी मतलब छोटे छोटे पतले पतले हिस्से बनाए जाते थे मिट्टियों से, जिसमें कि बीज बोया जाता है। गांव में ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो उसमें भी बच्चे वैसे ही, जैसा देखा था उन्होंने, बच्चे वैसे ही खेलते थे। और जो उपजी सो भाई हमारी, जो भी हमारे खेत में धान उपजा, जो भी हमारा अन्न उपजा, वो सब हमारा हुआ। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। क्या बता रहे हैं, गांव में जिस तरीके से होता है कि फसल को पैरों से रौंदना मतलब रगड़ना होता है, कुछ को ओसाना होता है। कसोरा मतलब होता है मिट्टी का एक बड़ा बर्तन, ठीक है। और उसको सूप बना के बच्चे उस पर अनाज को पछोरने का काम करते थे, ओसाने का काम करते थे, मतलब उसमें की गंदगी को साफ करने का काम करते थे, ठीक है। दिए का तराजू अभी भी बनाया जाता है। जब भी आप दीपावली में दिए जलाते हैं, तो छोटे रहे होंगे तो आप लोग ने भी ये खेल खेले होंगे, या फिर आपके माता पिता से आप पूछ सकते हैं कि वो दिए में छोटा छोटा छेद करके उसको तराजू के रूप में बनाते थे, ठीक है। तो इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी, मतलब खेती में तो बड़ी मेहनत होती है, लेकिन वो ऐसी मौज की खेती थी जिसमें कोई फिक्र नहीं थी कि फसल तैयार हुई कि नहीं, बीज पड़ा कि नहीं। बच्चों का वो खेल हुआ करता था। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब क्या, राह में चलने वाले जो राहगीर होते थे, रास्ते में चलने वाले जो लोग होते थे, वो भी बच्चों के खेल को रुक कर देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। ददरी का मेला बहुत ही फेमस है, पशुओं का मेला होता है वहाँ पर, और भी चीज़ें वहाँ बिकती हैं, और लोग वहाँ जाकर अपने पशुधन को खरीदने का काम करते थे, बेचने का काम करते थे ददरी के मेले में। ये बिहार का प्रसिद्ध मेला है जहाँ पे लेखक का जन्म हुआ है, तो वहाँ का ही परिवेश का चित्रण यहाँ पे लेखक कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि वो क्या गाते थे, कूद कूद कर चिल्लाते थे कि चलो भैया ददरी, मतलब ददरी के मेले में चलो, और सत्तू पिसान की मोटरी मतलब होता है गठरी। अब वो दूर जाना होता था, मेला दूर लगा हुआ, लोग दूर दूर से आते थे अपने पशुओं को लेकर वहाँ बेचने के लिए, या वहाँ से पशुओं को खरीदने के लिए, और भी मेला देखने के लिए। तो सत्तू और पिसान, सत्तू जो होता है वो चना, ठीक है, ज्वार बाजरे को मिलाकर बनाया हुआ एक आटे रूप में तैयार किया हुआ एक पदार्थ होता है, और उसकी गठरी बनाकर लोग ले जाते थे कि रास्ते में उसको खा सकें, उसको पानी में घोल के पी सकें ताकि भूख ना लगे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार मतलब क्या, ढकी हुई पालकी देख पाते, तब जोर से चिल्लाने लगते। क्या चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। देखो अभी चिढ़ाने वाला काम, बच्चे बहुत बदमाश होते हैं। रहरी में रहरी, रहरी मतलब रहर होता है, अरहर की दाल को रहर बोलते हैं गाँव में। तो रहरी में रहरी पुरान रहरी, एक तुक बिठाने वाला काम किया। और क्या बोले, डोला में कन्या मतलब कन्या, बिहार में कन्या बोलते हैं, ठीक है। हमार मेरी मतलब जो डोली में बैठी हुई लड़की है, कन्या है, वो मेरी पत्नी है, ऐसा बच्चे चिल्लाते थे, ठीक है। इस पर एक बार बूढ़े वर ने मतलब जो बूढ़ा दूल्हा था, ठीक है, उसने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। खदेड़ कर मतलब दौड़ा कर। उस खूसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। खबीस मतलब बहुत ही बुरा दिखने वाला, खूसट मतलब बहुत ही चिड़चिड़े कठोर स्वभाव वाला, ठीक है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। देखो लेखक यहाँ क्या कर रहे हैं, हास्य व्यंग है यहाँ पर, कि पता नहीं कौन सा ऐसा ससुर रहा होगा जिसने अपनी जवान कन्या को एक बुढ़े से ब्याह कर दिया होगा, ठीक है, ऐसा दामाद निकाला होगा। वैसा घोड़मुहा दामाद हमने आज तक नहीं देखा। घोड़मुहा मतलब क्या, घोड़े के मुंह के समान दिखने वाला मुंह जिसका हो, ऐसा आदमी आज तक हमने नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, ठीक है। कुछ दूर निकल जाने मतलब जब आंधी आने लगती तो लोग गांव में जाते हैं दौड़ के अपने अपने आम के बगीचों में आम चुनने के लिए, बटोरने के लिए। क्यों, क्योंकि जब आंधी आती है तो आम के जो फल हैं वो गिरने लगते हैं हवा के प्रवाह से। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। गोपी आम की एक प्रजाति है। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, मतलब पट पड़ गई मतलब रुक गई, थम गई। आकाश काले बादलों से ढक गया।
मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। सनसनाने लगी मतलब चलने लगी तेजी से, और जब हवा तेजी से चलती है तो उसमें सन की एक ऐसी आवाज़ आती है जो कानों में सुनाई देती है। पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। ज़मीन चूमने लगे मतलब क्या, आंधी इतनी तेज आई कि मतलब हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ जो है वो ज़मीन तक झुक जाते थे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ठीक है, लेकिन बरखा न रुकी। बरखा मतलब वर्षा, वर्षा को रोकने के लिए बच्चे चिल्लाए कि एक पैसा की लाई। एक तुक है, एक किंवदंती रही होगी गांव में कि ऐसा कहने से बिजली वर्षा जो है थम जाती है, कि एक पैसा की लाई मतलब क्या, एक पैसा, उसमें उस समय एक पैसा चलता था। और लाई खाने के लिए एक चावल से बनाया हुआ एक खाने वाला पदार्थ होता है जिसको लाई बोलते हैं, जैसे चना, लाई, ये सब दाना के अंतर्गत हम इसको मानते हैं। और बाजार में छितराई मतलब क्या, बाजार में बिखेर देना। और बरखा उधर बिलाई, और बाजार में ही जो वर्षा है वो बिला जाना मतलब खो जाएगी। लेकिन बरखा फिर भी नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, मतलब पानी बहुत तेज बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ में से धड़ सट गए। धड़ से सट गए मतलब क्या, अपने सीने से पेड़ के वृक्षों से चिपक गए बच्चे। और कुत्ते के कान में ऐंठ चिपक जाती है। जैसे कैसे चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में एक कीड़ा होता है जिसको ऐंठ बोलते हैं, ठीक है, वो कान में जैसे चिपक जाती है और अलग नहीं होती जल्दी, ठीक वैसे ही बच्चों ने भी पेड़ को अच्छे तरीके से पकड़ लिया। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। जमी नहीं मतलब क्या, बहुत देर तक नहीं जमकर बरसा पानी जो है, और वो कुछ देर बाद थम गई मतलब रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अभी तक जो बिच्छू अंदर छुपे हुए थे पेड़ों में, घासों में, पानी वहाँ बिलों में पहुँच गया होगा तो बिच्छू बाहर आ गए। हम लोग पेड़ की जड़, क्या इसमें क्या बता रहा है कि हम लोग डर कर भाग चले, मतलब बिच्छू से बच्चे डर कर भागने लगे। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू एक बच्चा है जिसका नाम बैजू है, वो बहुत ढीठ था, मतलब बहुत बदमाश था, डरता ही नहीं था वो। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बच्चे चिढ़ाने के लिए ऐसा बोलने लगे। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू किया, मतलब बच्चे और भी चिल्लाने लगे बैजू के साथ मिलकर। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। बेतहाशा मतलब आओ देखा ना तो, बहुत दूर तक दौड़ाना शुरू किया बच्चों को मारने के लिए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब जो जो लड़के अपराधी थे, मूसन तिवारी को जिन जिन लोगों ने चिढ़ाया था, मूसन तिवारी कौन थे, अध्यापक थे, तो जिन जिन बच्चों ने चिढ़ाया था उनको, उन लोगों को उन्होंने पकड़ लिया कुछ को, और उनको कहा कि यदि तुम जाकर बैजू को और भोलानाथ को पकड़ कर लाते हो तो तुम कुछ देर के लिए छूट सकते हो। तो वारंट पे वो लोग छूट गए और उन्होंने क्या किया, जाकर बैजू को और भोलानाथ को पकड़कर ले आए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-11 हो गया, मतलब भाग गया, हम पकड़े गए, लेकिन भोलानाथ पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, मतलब फिर पिटाई हुई उनकी। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े दौड़े पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलार से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। आज तो थोड़ा सा भी बच्चों को मार दो तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन पहले तो गुरु का मतलब ही होता था कि यदि वो कोई दंड दे रहे हैं तो सही बात के लिए ही दे रहे होंगे। और जो अभिभावक होते थे, जो गार्जियन होता था, वो भी आरोप नहीं लगा सकते थे कि आप क्यों मार रहे हैं। चिरौरी करके बच्चे को बचाया कि मत मारिए, अब बदमाशी नहीं करेगा। बहुत ही सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट करके, और चिरौरी करना मतलब क्या, निवेदन करके, बार बार आग्रह करके कि मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, ऐसा करके वो लेकर आए। ठीक है। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वो जोर से नाचते गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। गरर गरर मतलब क्या, गढ़ गढ़ के सुंदर सुंदर पुआ बनाएगी, हम पुआ खाएंगे, लेकिन जुआ जो कि खराब चीज़ है उसको नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। बच्चे तो तुरंत चुप हो जाते हैं, हंसने लगते हैं अगर अपने ही साथ के बच्चों को खेलते कूदते हुए देखते हैं तो। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुरल अपने। जो बच्चे चिल्ला रहे थे वैसा लेखक भी चिल्लाने लगा। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई मतलब मक्का, ठीक है, कॉर्न जिसको इंग्लिश में बोलते हैं।
उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। मतलब राम जी ने चिड़िया को बनाया है और ये पूरा संसार, ये पूरा खेत राम जी का है, तो चिड़िया तुम भर पेट खाओ, तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब चिड़िया तो डर रही है ना, पकड़ रहे हैं उसको तो, लेकिन बच्चों के लिए वो कैसा है, खिलौने जैसा है, खेल रहे हैं बच्चे। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के मतलब छोटे बच्चे और बंदर में यही समानता है कि यदि दूसरों को पराई पीर, दूसरों को पीड़ा होती है उनके खेल से, बदमाशी से, तो इस बात को वो समझते नहीं हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे, डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब पानी यदि चूहे के बिल में डालेंगे तो चूहा बाहर निकल आता है। बच्चे यही कर रहे थे, लेकिन गणेश जी की रक्षा के लिए उनके पिताजी मतलब सांप आ गया। ठीक है, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई आधा गिरा, कोई अंटा चिट मतलब क्या, पेट के बल फैल कर पूरा गिर जाना। ठीक है, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे, मतलब सभी अपनी रक्षा के लिए भाग रहे थे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैर के तलवे कांटों से छलनी हो गए, मतलब रास्ते में कांटे थे, लेकिन छोटा बच्चा जान बचाने के लिए भाग रहा है तो उसके पैर जहां तहां छिल गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ठीक है, आजकल जैसे सिगार होता है ना, वैसे गांव में हुक्का पीते थे लोग। ठीक है, आज भी आप शादियों में देखेंगे फैशन के तौर पे लोगों ने हुक्का लगाया हुआ होता है। ओसार मतलब क्या होता है, दलान, घर के बाहर का हिस्सा। ठीक है, उसमें बैठकर वो हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। देखो यहाँ पे माँ के ममत्व के महत्व को बताया गया है, ममता के महत्व को बताया गया है कि हर समय तो कहाँ रहता था भोलानाथ, पिता के पास रहता था जो बच्चा था, लेकिन जब उस पर दुख पड़ा, उसको चोट लगी, तो उसको माँ की याद आई। पिता पुकारते रह गए परंतु उसने सुना नहीं और माँ के पास वो चला गया। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया रही थी, बिन रही थी, पछोर रही थी, चावल में जो कंकड़ पत्थर गंदगी थी उसको साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। मतलब चावल वाल माँ ने रख दिया। बच्चा रोता है ना तो माँ भी रोने लगती है साथ में। ठीक है, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर होकर मतलब धैर्य को खोकर, कि तुम क्यों डर रहे हो। कभी हमारे अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर उन्हें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। संकट में पड़ गई मतलब माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई कि बच्चे को आखिर हुआ क्या जो इतना रो रहा है, और पूछने पे वो बता भी नहीं रहा था। तो कभी वो अंगों को सहलाती, कभी पुचकारती, कभी चूमती कि कुछ तो पता चले कि हुआ क्या है, कहीं चोट लगी है, गिर गया है, किसी ने डांटा है, रो क्यों रहा है। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घाव पर थोप गई, और जब चोट को देखा तो माँ क्या किया, माँ ने हल्दी को पीसा और उसको घाव पर लगाना शुरू किया। हल्दी एंटीबायोटिक होता है, हम आज जानते हैं ना, गांव में पुराने समय से उसको प्रयोग कर रहे हैं लोग दवा के रूप में। घर में कोहराम मच गया, मतलब बच्चे को चोट क्या लग गई, माता पिता बिल्कुल परेशान हो गए। ठीक है, हम केवल धीमे सुर से ससा सा 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 कर रहे थे। मतलब क्या, सांप भी नहीं बोल पा रहा था लेखक ठीक तरीके से। मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लुके मतलब क्या, छिप जाना, लुक जाना बोलते हैं ना, लुक्का छिपी का गेम खेलते हैं बच्चे, ठीक वैसे ही छिपने का काम कर रहे थे लेखक, क्योंकि वो डर रहे थे कि अगर माँ के आंचल में मैं रहूँगा तो कुछ भी, मुझे कोई भी सांप, कोई भी डांट मार कुछ नहीं कर पाएगा। इतना विश्वास था माँ के आंचल पर लेखक को, और बच्चे को भी होता है, और इसीलिए वो माँ के आंचल में छुप गए थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज बम निकल आए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी, मतलब डर के मारे वो चाहते थे कि आंख खोल के देखूं कहीं यहाँ तो सांप नहीं है, लेकिन डर के मारे आंख खुल ही नहीं रही थी, उन्होंने आंख बंद करके रखी हुई थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदवे की छाया न छोड़ी। चंदवे मतलब वही टेंट जैसा। अब बच्चा छुप गया माँ के आंचल में इस तरीके से, तो वो फिर निकलने का प्रयास नहीं करेगा वहाँ से। क्यों? क्योंकि माँ की आंचल, माँ का जो गोंद है, जो आंचल है,
वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है। उसको अपने माँ पे बहुत विश्वास होता है कि माँ प्रत्येक संकट से उसको बचा लेगी, इसीलिए वो पिता के पास गया ही नहीं, वो माँ के पास ही छुपा रह गया। अभी तक तो क्या करता था, माँ पिताजी के साथ ही नहाता था, सोता था, घूमता था, खाता था, खेलता था। लेकिन अब संकट के समय में माँ से ज़्यादा सुरक्षित स्थान उसको कोई और नहीं लग रहा है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।